अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सीसीई में कम दिन रहते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जहाँ से भी हमें डेटा मिले, जहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन मिले, नॉलेज मिले और हमारे टॉपिक्स कवर होते जाएं, हम उनको करते जाएं, ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा पाकिस्तान और करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो कि हम ऐसे में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये है अबाउट राइजिंग इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, उसके कॉजेज़ क्या हैं और उनके इम्पेक्ट क्या हैं, ठीक है। और ये मुझे सोशल मीडिया पे किसी का सॉल्व्ड अटेम्प्टेड आंसर मिल गया था, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा था। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इससे कुछ डेटा निकाल लें करंट अफेयर्स का और पेपर प्रेजेंटेशन भी थोड़ी बात कर लें, ठीक है। जो जो हमें इस आंसर में, इस अटेम्प्टेड क्वेश्चन में पॉजिटिव्स नज़र आएंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे और जो जो डेटा इम्पोर्टेंट होगा हम उसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। स्पेसिफ़िकली क्योंकि टाइम कम रह गया है सीसी 2025 में और पाकिस्तान सीएसएस 2027 में। दिस इज़ वाई वी हैव टू गैदर डेटा फ्रॉम वॉट एवर सोर्सेज अवेलेबल, ठीक है। टाइम बचाना है, मेन मुद्दा यही है कि टाइम बचाना है और अपनी जो प्रिपरेशन है उसे विथ क्वालिटी डेटा हमें इनरिच करते जाना है, ठीक है। आते हैं इंट्रोडक्शन पे। सवाल पहले देख लें कि सवाल है क्या। क्रिटिकली इवेल्युएट द कॉजेज़ ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमसे उसने कॉजेज़ पूछे हैं कि कॉजेज़ क्या क्या हैं, उनको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है। उसके बाद हाउ दिस अनफेटेड राइज इन प्रोसेस इम्पेक्ट द जनरल पॉपुलेशन के ऊपर क्या क्या इसके इम्पेक्ट आ रहे हैं। मतलब इस सवाल के दो हिस्से हैं, जिसमें पहले हमसे कॉजेज़ पूछे गए हैं कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में क्यों बढ़ रही है, और उसके बाद उसके आम आवाम पे क्या क्या इम्पेक्ट्स हैं, ठीक है। तो जो भी आपके सामने सवाल आ जाए, कोशिश आपने ये करनी है कि आपने उसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में तोड़ देना है। पार्ट्स में आप तोड़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से वो सवाल समझ में आ जाएगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, उसके सामने एक छोटी सी हेडिंग बनाई हुई है। ये बात भी आपने अपने पेपर अटेम्प्टिंग में ध्यान रखनी है कि आप जब ऐसे हेडिंग बना के कॉलम देख के कुछ उसको थोड़ा बहुत डिफ़ाइन कर देंगे, एक अच्छा सा इम्प्रेशन भी जाएगा और आपकी हेडिंग भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बन जाएगी। इंट्रोडक्शन के बाद इसने लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट रीशूटिंग इन मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेजिडी, ठीक है। इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं लग रही, बट इट्स ओके। फॉर अ फ्यू मिलियंस फॉर मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज economic survival is no longer measured by wealth or savings, but by the daily race to outpace a relentless cost of living crisis। मतलब पाकिस्तान में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस बढ़ गई है, वो आम आवाम के लिए एक बहुत बड़ा सर का दर्द बनती जा रही है। वो एक किस्म की डेली रेस बन गई है, डेली रेस, ठीक है। पाकिस्तान हैज़ लॉन्ग रेसल्ड विद क्रॉनिक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रिमेनिंग अ परसिस्टेंट विक्टिम ऑफ इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे एक डिफरेंट कलर में बात की गई है, जिसे हम हाईलाइट करेंगे। इन्फ्लेशन डिफाइंड एज द रेट ऑफ, मतलब यहाँ पे इन्फ्लेशन की डेफिनेशन है। इन्फ्लेशन डिफाइंड एज द रेट ऑफ विच द जनरल पॉपुलेशन लेवल ऑफ प्राइजेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस। मतलब जहाँ पे आम आवाम के लिए चीज़ों की जो प्राइस है वो बढ़ जाए और सर्विसेज की प्राइस भी बढ़ जाए, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। उसके रेट को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। राइजेज ओवर स्पेसिफिक पीरियड कॉन्सिक्वेंटली एरोडिंग द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी। मतलब जहाँ पे जो परचेजिंग पावर है किसी भी करेंसी की, वो कम हो जाए, एरोड हो जाए, तो हम उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। दिस डिस्ट्रक्टिव प्राइस स्पाइरल इज़ कॉज्ड बाय अ मिक्स ऑफ ग्लोबल। अब यहाँ पे हम कॉजेज़ पे आ रहे हैं, ये यहाँ से कॉजेज़ शुरू हो रहे हैं। उसने इंटरेस्टिंग तरीके से कॉजेज़ को स्टार्ट किया है कि ये जो डिस्ट्रक्टिव प्राइस स्पाइरल है वो
शुरू क्यों हुआ है? वो शुरू हुआ है ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस शॉक्स की वजह से, स्ट्रक्चरल पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से। मतलब हमारी पॉलिसी एक होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन दूसरी होती है, तो एक स्ट्रक्चरल पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्शन है। अनचेक्ड गवर्नमेंट बोरोइंग, मतलब जो गवर्नमेंट है वो बोरो करती जा रही है। और एग्रीकल्चर वॉलेटिलिटी है, मतलब हम एग्रीकल्चर कंट्री थे बट हम वॉलेटाइल हो गए हैं। हम सॉरी हम एग्रीकल्चर और वीट के लिए दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हो गए हैं अब। ठीक है, अब उसने ये शिफ्ट किया है हाउएवर लिख के। हाउएवर द अल्टीमेट विक्टिम ऑफ दिस मैक्रो इकोनॉमिक फेलियर इज़ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन इटसेल्फ, कि जो आम आवाम है वो सबसे बड़ी विक्टिम है इस पे। वेयर अ हिस्टोरिक सर्ज इन पॉवर्टी लेवल्स, श्रिंकिंग रियल इनकम्स and a widening inequality gap have turned everyday life into an unyielding test for endurance। मतलब जो आम आवाम है उनके लिए ज़िंदगी जीना सर्वाइवल मूड पे बन गया है। मतलब वो 2 दिन का खाना मैनेज कर पाएँ, 2 टाइम का खाना मैनेज कर पाएँ, वही बड़ी बात हो गई है। सबसे पहली बात उसने की है जियोपॉलिटिकल सप्लाई चेन बोटलनेक्स एंड एक्सटर्नल शॉक्स। कॉजेज़ पे आ गया है तो यू हैव टू मेंशन के ये कॉजेज़ हैं कि जो एक्सटर्नल शॉक्स हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर बोटलनेक्स आ गए हैं, हर्डल्स आ गई हैं। एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल टेंशंस डायरेक्टली डिस्टर्ब द मैरीटाइम ट्रेड रूट्स, मतलब जो ट्रेड रूट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बाहर से जो हम चीज़ इंपोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं वो डायरेक्टली डिस्टर्ब हो जाती है। एंड एनर्जी कॉरिडोर्स through which Pakistan secures its vital commodities, और जो हम अपनी वाइटल कमोडिटीज़ मंगवाते हैं वो भी हम तक नहीं पहुंच पाती। ब्लॉकेजेस इन की ट्रांजिट चैनल्स, अब यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मिसाल देंगे हम कि जो रिसेंटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर ब्लॉकेड्स लगे थे, ईरान ने बंद कर दिया था और उस पर मसला चला था, तो एनर्जी की जो प्राइसेस थी वो उन्होंने स्काई रॉकेट किया था, वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी। ठीक है, तो ये एक किस्म का एक्सटर्नल शॉक था पाकिस्तान के लिए। इंस्टेंटली इन्फ्लेट ग्लोबल शिपिंग एंड ऑयल फ्राइट कॉस्ट्स, क्रिएटिंग इमीडिएट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन विद इन डोमेस्टिक मार्केट्स। अब यहाँ पे एक थोड़ा बहुत इसने डायग्राम बनाया है कि जो अगर यहाँ पे स्ट्रेट बंद हो गया है, स्ट्रेट क्लोजेज, वो क्या होता है, उससे क्या होता है, दिस लीड्स टू हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो $300 से $800 तक चला गया। बिलियन में, आई गेस मिलियन में वो मेंशन नहीं किया, वो शुड बी मेंशन। उसके बाद दिस लीड्स टू ट्रांसपोर्ट एंड फ्यूल इन्फ्लेशन, मतलब जो हमने इंपोर्ट किया था 300 पर बैरल वो 800 पर बैरल चला गया। इसी वजह से जो हमारे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट की इन्फ्लेशन बढ़ गई, उससे दिस लेड टू 20% इंक्रीज़ इन राइजिंग इन्फ्लेशन, जो कि 2026 में अभी 11.7% है। 11.7% जो हमारी इन्फ्लेशन का रेट है पाकिस्तान के अंदर, ये दिस इज़ राइजिंग इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। ठीक है, तो बहुत ही खूब तरीके से, अच्छे तरीके से उसने एक सीक्वेंशियल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता दिया कि ये होता है तो क्या होता है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद दूसरी बात कही है इसने, मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट्स एंड अनचेक्ड गवर्नमेंट बोरोइंग। जो हमारे पास फिस्कल डेफिसिट है और जो गवर्नमेंट बोरो करती रहती है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है पाकिस्तान में राइजिंग इन्फ्लेशन की वजह। अ प्राइमरी स्ट्रक्चरल ड्राइवर ऑफ इन्फ्लेशन इज़ द गवर्नमेंट्स persistent failure to balance its यहाँ पे वो कट गया है। ठीक है, हाँ सॉरी मेरी गलती है। ये उसने पेजेस की सीक्वेंस इधर उधर हो गई है। तो यहाँ पे कोटेशन डाली है उसने, इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान is welfare depressant and particularly inimical to the poor
द सैलरीड क्लास, द पेंशनर्स एंड अदर फिक्स्ड इनकम अर्नर। जो फिक्स्ड इनकम अर्नर्स हैं, जैसे सैलरीड क्लास हो गई, पेंशनर्स हो गए, गरीब तबका हो गया, उनके लिए इन्फ्लेशन बहुत बड़ा झटका होती है। ये कौन कहता है? फॉर्मर गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक इशरत हुसैन कहते हैं। ये आपकी कोटेशन है, या आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यू कैन नोट इट डाउन एज वेल। ठीक है, तो उसने सबसे पहले लिखा है, एक अच्छे से हेडिंग बनाई है, कॉजेज़ ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ने की वजूहात क्या हैं, रीजंस क्या हैं। और उसने यहाँ पे कॉलन लगाया है। कॉलन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज़ एंड पॉलिसी फेल्यूर्स। ठीक है, अब यहाँ पे उसने एक डायग्राम बना के सारे जो कॉजेज़ हैं उसने बता दिए हैं कि ये दीज आर द कॉजेज़ ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। सबसे पहला ग्लोबल जियोपॉलिटिकल ग्लोबल टेंशन, सबसे पहला उसने ये बताया है कि ये रीज़न है। उसके बाद इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी। उसके बाद एग्रीकल्चरल वॉलेटिलिटी, जो डिपेंडेंसी है हमारी दूसरों के ऊपर, और इनएफिशिएंट पावर सेक्टर हमारा। उसके बाद हाइपर डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। हाइपर डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, ये भी एक रीज़न है। तो ये यहाँ से कंटिन्यू होता है। द गवर्नमेंट परसिस्टेंट फेल्यूर टू बैलेंस इट्स budget through documentation and taxation to cover massive fiscal deficits. The government relies heavily on borrowing. मतलब अपने ज़रूरियात जो हैं, जो फिजिकल डेफिसिट्स हैं हमारे, वो गवर्नमेंट पूरे करने के लिए बोरो करती है कमर्शियल बैंक्स से। ठीक है, विच इज़ अल्टीमेटली बैक्ड बाय सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी इंजेक्शंस. This expands the broad money supply for beyond real economic output, which driving prices across the board. अब यहाँ पे इसने एक और अच्छे से डायग्राम बनाया है, जिसमें इसने बताया है कि पहले इसने ये पोर्शन बनाया, उसके बाद इसका 26% जो है ये करेंसी सर्कुलेशन है। ये तो है टोटल ब्रॉड मनी जो है हमारा 40.8 ट्रिलियन रुपीज़। ठीक है, टोटल। और उसमें से 26% जो है वो करेंसी इन सर्कुलेशन होती है हमारी, विच मेक्स 10.6 ट्रिलियन रुपीज़। 10.6 ट्रिलियन रुपीज़, ये टोटल ब्रॉड मनी 40.8 ट्रिलियन रुपीज़। और इसमें 74% जो है, 74% ये क्या है? बैंक डिपॉजिट्स एंड डिजिटल मनी हमारा 74% होता है। उसमें 30.2 ट्रिलियन रुपीज़, मतलब 10.6 ट्रिलियन रुपीज़ हमारे करेंसी सर्कुलेशन होती है। उसमें 30.2 ट्रिलियन जो हमारे डिजिटल करेंसी और बैंक डिपॉजिट्स होती हैं, 74% बनता है वो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी हाइपर डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे उसने सर्विसेज लिखने की कोशिश की है शायद। रुपी डिप्रिसिएशन, जो पैसे की वैल्यू है अगेंस्ट द डॉलर, वो डिप्रिशिएट होती जा रही है। जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं बाहर से, वो अगेंस्ट द यूएस डॉलर इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो ये एक रीज़न बनता है, जो हमारा PKR है, पाकिस्तानी रुपी, उसकी वैल्यू गिरती जाती है। Pakistan heavily relies on imported essentials such as petroleum, edible oil, industrial raw materials and machinery. ठीक है, ये पाकिस्तान चीज़ें मंगवाता है बाहर से, जैसे पेट्रोल हो गया, एडिबल ऑयल खाने वाला तेल, इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो भी पाकिस्तान मंगवाता है, और मशीनरी भी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, मेकिंग डोमेस्टिक प्राइसेस एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। जो हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस हैं वो वल्नरेबल हो जाते हैं, क्योंकि हम बाहर से मंगवाते हैं तो एक्सचेंज रेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो बढ़ जाता है तो हमें लॉस होता है। व्हेन द पाकिस्तानी रुपी लूजेस वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर, US डॉलर, द लैंडिंग कॉस्ट ऑफ एवरी imported item instantly multiplies.
पाकिस्तान के अगर रुपए की कीमत ही कम होगी, वैल्यू ही कम होगी, तो जो हम चीज़ बाहर से मंगवाएंगे वो हमें महंगी पड़ेगी। ट्रांसमिटिंग ग्लोबल इन्फ्लेशन इनटू अ लोकल मार्केट, मतलब जो ग्लोबली महंगाई हो रही है और हम महंगी चीज़ें ख़रीद के पाकिस्तान में ला रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम ग्लोबल इन्फ्लेशन को अपनी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ले आ रहे हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। इस पे भी उसने एक अच्छा सा चार्ट बनाया हुआ है जहाँ पे उसने बताया है कि प्राइस ये डोमेस्टिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बताए हैं उसने, जहाँ पे ये पेट्रोल है और डीज़ल है, जिसमें प्राइसेस इंक्रीज़ आफ्टर ईरान यूएसए कन्फ्लिक्ट, ठीक है। पहले 38% थे, उसके बाद 48% हो गए, मतलब बढ़ गए थे इन्होंने, द प्राइसेस ऊपर चले गए। जहाँ पे करेंसी डिवेल्यूएशन प्लस ग्लोबल वॉलेटिलिटी, दिस लेड टू इन्फ्लेशन, मतलब जहाँ पे हमारी करेंसी भी डिवेल्यूएट हो रही थी और ग्लोबली इन्फ्लेशन भी थी, तो इससे हुआ क्या, दिस लेड टू इन्फ्लेशन, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एनर्जी सेक्टर इनएफिशिएंसीज एंड टैरिफ एडजस्टमेंट्स, ठीक है। एनर्जी सेक्टर हमारा है जो, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की वजह। पाकिस्तान पावर जनरेशन रिलाइज हेवीली ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल्स, पाकिस्तान में जो पावर जनरेट होता है ग्रिड्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो डिपेंड करती हैं इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर। एक बात तो ये, ठीक है। कंबाइंड विथ सिस्टमेटिक फाइनेंशियल लीकेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइंस में भी जो मतलब एक ग्रिड से किसी भी रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया में पावर सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, तो जो ट्रांसमिशन लाइंस है उसमें भी बिजली का बहुत ज़्यादा ज़ियान हो जाता है, वेस्ट हो जाती है, लॉसेस होती हैं। दिस हैज़ क्रिएटेड अ मैसिव स्नोबॉल ऑफ अनकलेक्टेड डेट बन गया हमारा, क्योंकि आईपीपीज़ जो हैं वो, उनसे जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी अननेगोशिएटेड हैं और उनसे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उनके कंडीशंस कुछ ऐसे हैं कि वो सप्लाई करें या ना करें, वो जनरेट कर रहे हैं तो पाकिस्तान हैज़ टू पे दोज आईपीपीज़ का मतलब होता है इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स, ठीक है, और उनको हमने पे भी यूएस डॉलर्स के अंदर करना होता है, तो पाकिस्तान के लिए मसला बन जाता है, ठीक है। टू कंप्लाई विद इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन एग्रीमेंट्स and keep the energy sector afloat, the state is forced into a continuous painful utility uh, transit, a hike that instantly rise the cost of doing business and living, मतलब पाकिस्तान में बिज़नेस करना और रहना बहुत मुश्किल हो जाता है इसी वजह से। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है जिसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। इन 2025 पाकिस्तान पावर सेक्टर डेट ballooned to a staggering 1.7 million rupees। पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर डेट है वो 2025 में 1.7 मिलियन रुपीज़ बन गया था। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से ये स्टेटिस्टिक क्वेश्चनेबल है, क्योंकि 1.7 मिलियन रुपीज़ इतना बड़ा अमाउंट नहीं बनता। Keeping housing, water, electricity and gas inflation stubbornly at 16.78%। उसके बाद एग्रीकल्चरल शॉक्स एंड क्लाइमेट इंड्यूस्ड फूड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस, क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चरल शॉक्स हो जाते हैं और जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो सारी की सारी भी काफ़ी हद तक वेस्ट हो जाती है। जैसे 2024 की, 2022 की फ्लड्स थी, उनमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए थे हमारे। अभी 2025 में भी यही हुआ था। डिस्पाइट बीइंग एन एग्रेरियन इकोनॉमी, पाकिस्तान फूड सप्लाई हैज़ लॉस्ट स्ट्रक्चरल रेजिलियंस ड्यू टू क्लाइमेट वॉलेटिलिटी, ठीक है। पाकिस्तान था तो एक एग्रेरियन इकोनॉमी, बट अभी जो है पाकिस्तान क्लाइमेट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा रेजिलियंस को फेस कर रहा है।
हमारे पास कैटास्ट्रॉफिक मॉनसून्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। आउटडेटेड फार्मिंग है हमारी, फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं हमारी आउटडेटेड हैं वो। और लॉजिस्टिकल बोटलनेक्स हैं, मतलब एग्रीकल्चर, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल जो डेटा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो हमारे पास इतने हैं नहीं, ठीक है। क्योंकि जो फार्मर्स वगैरह होते हैं, लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते हैं, एक तो एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारा टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इतना ज़्यादा हम उस पर काम नहीं कर पाते, इसीलिए लॉजिस्टिकल बोटलनेक्स हैं हमारे पास। Staples must frequently be imported or managed via distressed local supply chains and food price volatility, ठीक है। दिस एक्ट्स एज मोस्ट एग्रेसिव ड्राइवर ऑफ हेडलाइन इन्फ्लेशन, इसी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। अब यहाँ पे एक और डायग्राम बनाया हुआ है जहाँ पे बात की है एग्रीकल्चरल शॉक्स, जहाँ पे वीट जो है 11.2% इन 30 डेज़, ये बढ़ गई थी 11.2% उसके प्राइजेस एक महीने के अंदर। इससे क्या हुआ कि फूड बास्केट जो है 35% CPI वेट, दिस हैज़ टू बी वेरी एक्सप्लेनेटरी। और इससे क्या होता है, नेशनल हेडलाइन इन्फ्लेशन हिस्टोरिक पीक 37.9% बढ़ गई थी, क्योंकि एग्रीकल्चरल शॉक था। अब इम्पैक्ट्स पे आते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन जनरल पॉपुलेस, इम्पैक्ट्स क्या क्या बनते हैं इन चीज़ों के। सबसे पहला इसने बनाया है फ्लो चार्ट। पावर्टी में सर्ज आती है एक, उसके बाद इरोजन ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ रियल वेजेस, उसके बाद मिडिल क्लास स्क्वीज़, ये भी एक इम्पैक्ट है कि मिडिल क्लास के ऊपर बर्डन पड़ता है। और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेगनेशन, मतलब नेक्स्ट लेवल पे, बड़ी लेवल पे इकोनॉमिक स्टेगनेशन आ जाती है। सबसे पहला है रिग्रेसिव टैक्स एंड हिस्टोरिक सर्ज इन नेशनल पॉवर्टी। नेशनल लेवल पे जो पॉवर्टी है वो बढ़ गई है। Inflation does not impact all classes equally. It acts as an invisible regressive tax that targets the most vulnerable, since the lower income demographics are forced to allocate the vast majority of their earnings strictly to the basic sustenance. Runaway food prices leave them with virtually zero disposable income, forcing dangerous compromises on healthcare, education and basic nutrition. यहाँ पे कंपैरिजन है एक 2018-19 वाला और 2024-25 वाला। उसमें जो है वो इन्फ्लेशन 21.8% तक थी और अभी 28.9% तक। सॉरी, इन्फ्लेशन नहीं, पावर्टी रेट 2018-19 में था 21.8%, मतलब पॉपुलेशन इतनी बिलो द पावर्टी लाइन थी। अब 2024-25 में पावर्टी लाइन के 28.9% हो गई है, विच इज़ कंसर्निंग नंबर। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट रेफरेंस है हमारे पास। इन्फ्लेशन इज़ द मोस्ट रिग्रेसिव फॉर्म ऑफ टैक्सेशन। इट disproportionately penalizes the poor and the middle class who hold their limited savings in cash, while protecting the rich who hold their wealth in real assets. अब ये कौन कहता है? डॉक्टर हाफिज़ ए पाशा, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये बात करते हैं। आप इस कोटेशन को नोट डाउन कर लें, अपने पेपर में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कहते हैं डॉक्टर हाफिज़ ए पाशा, जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं, कहते हैं कि इन्फ्लेशन इज़ द मोस्ट रिग्रेसिव फॉर्म ऑफ टैक्सेशन। इट डिस्प्रोपोर्शनेटली penalizes the poor and middle class who hold their limited savings in cash, while protecting the rich who hold their wealth in real assets. जहाँ पे सारी की सारी पनिशमेंट गरीबों और मिडिल क्लास वाले लोगों को मिलती है, जबकि जो अमीर हैं वो अपनी एसेट्स के फॉर्म में अपनी वेल्थ को बचा के रखते हैं। दूसरा क्या इम्पेक्ट है? द लॉस्ट डिकेड ऑफ परचेजिंग पावर एंड
इरोजन ऑफ रियल वेजेस। परचेजिंग पावर मतलब इरोड हो गई है, तबाह हो गई है, और हमारी रियल वेजेस जो हैं उन पे भी असर पड़ा है। वाइल सैलरीड वर्कर्स ओकेजनली रिसीव नॉमिनल वेज इंक्रीजेस, मतलब जो सैलरीड वर्कर्स हैं उनकी सैलरीज नाम के खातिर बढ़ती हैं, मतलब बढ़ती नहीं है। द एक्चुअल रुपी अमाउंट ऑन पे चेक, these adjustments consistently fail to outpace the sheer velocity of price hikes. This creates a silent daily erosion of household savings and drastically reduces the actual volume of goods a family can afford. ठीक है। Official data reveals that for the first time in record, सॉरी बच्चे आ गए थे। Official data reveals for the first time on record average household inflation adjusted incomes, real wages and consumption actually fell during 2 successive survey cycles. ठीक है। This severe erosion effectively wiped 10 years of progress, मतलब 10 सालों के अंदर जो प्रोग्रेस हुई थी डेली वेजेस के ऊपर, रियल वेजेस के ऊपर, वो सारी की सारी ख़त्म हो गई, रिजल्टिंग इन द लॉस्ट डिकेड फॉर पाकिस्तानी कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर पाकिस्तानी कंज्यूमर्स की पूरी ठप हो गई। उसके बाद श्रिंकिंग ऑफ सफ़ेद पोश एंड अर्बन मिडिल क्लास स्क्वीज़, मतलब एक और इम्पैक्ट जो है इन्फ्लेशन का वो ये भी है कि जो सफ़ेद पोश क्लास है, हमारा मिडिल क्लास जो है, वो एक बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो गए हैं। वाइल फूड इन्फ्लेशन डेवास्टेट्स द पुअर, नॉन फूड इन्फ्लेशन इनकम्पासिंग रेंट, मतलब जो एक फूड इन्फ्लेशन है वो गरीबों को तो असर डालती तो है उनके ऊपर, बट जो नॉन फूड इन्फ्लेशन है, जैसे हमारी ट्रांसपोर्टेशन हो गई, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हो गए, रेंट हो गया, हेल्थ केयर हो गए, ये सिस्टमेटिकली अर्बन मिडिल क्लास को तबाह कर देते हैं। अर्बन मिडिल क्लास को हम सफ़ेद पोश कहते हैं। A seemingly small hike in fuel or electricity multiplies across daily commutes and logistics, causing a cascading shockwave that drains middle class। मतलब थोड़ा बहुत पेट्रोल की प्राइसेस में हाइक्स आ जाती हैं, महंगा हो जाता है पेट्रोल, या ट्रांसपोर्टेशन में महंगाई आ जाती है, किराए बढ़ जाते हैं, तो जो मिडिल क्लास है हमारा, सफ़ेद पोश क्लास है हमारी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाते हैं, क्योंकि उनकी फिक्स्ड इनकम होती है। ठीक है। अब यहाँ पे इन मई 2026 इन्फ्लेशन रिमेन्ड एट 15.2% इन अर्बन एरियाज़। ठीक है। ये एक स्टेटिस्टिक्स हैं, यूज़ कर सकते हैं आप। 2026 में जो इन्फ्लेशन है अर्बन एरियाज़ में वो रही थी 15.2% के करीब। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक स्टेगनेशन है, बिजनेस कंट्रैक्शन एंड एस्केलेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एक इम्पैक्ट है जो कि इन्फ्लेशन की वजह से पड़ता है। दिस इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एक्सटेंड्स बियॉन्ड द ग्रोसरी स्टोर इनटू द जॉब मार्केट, मतलब ये इन्फ्लेशन जो है ये सिर्फ चीज़ों को महंगा नहीं करती, बट ये जॉब मार्केट के ऊपर भी असरअंदाज पड़ती है, पूरी की पूरी सोसाइटी को ही इम्पेक्ट करती है। टू फाइट रैम्पेंट प्राइस हाइक्स, द सेंट्रल बैंक इज़ फोर्स्ड टू मेंटेन हाई टाइट मॉनेटरी पॉलिसीज़। ठीक है, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई रहता है। दिस मेक्स बोरोइंग प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव, स्ट्रैंगलिंग प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट। कॉन्सिक्वेंटली बिजनेसेस हॉल्ट एक्सपेंशन, इसकी वजह से जो बिजनेसेस हैं वो अपने एक्सपांड नहीं करते, बढ़ते नहीं हैं, और वो एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट करते। रिड्यूस इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड ले ऑफ वर्कर्स टू सर्वाइव,
वो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट नहीं करते, इंस्टेड वो जो काम कर रहे हैं उनको भी ले ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे एक साइकिल है हमारे पास। हाई पॉलिसी रेट्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का 11% से 22% बढ़ा, तो दिस लेड टू क्रेडिट फ्रीजेस, मतलब नो इंडस्ट्रियल लोन्स बढ़ा, तो इंडस्ट्रीज़ को लोन नहीं मिलने लगे, मतलब क्रेडिट फ्रीज हो गया। उससे क्या हुआ कि बिजनेसेस श्रिंक होने लगे। अब इससे क्या हुआ कि लो ग्रोथ ट्रैप, जीडीपी जो है वो 3% तक बनी। अब इसका असर क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। ठीक है, तो ये एक साइकिल बनी। उसके बाद कंक्लूजन पे आते हैं फाइनली। अल्टीमेटली इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान इज़ फॉर मोर देन अ टेम्पररी मॉनेटरी फ्लक्चुएशन. It is a compounding structural crisis driven by a toxic cycle of unchecked fiscal borrowing, energy sector inefficiencies, and heavy reliance on imported commodities. This price spiral operates as a deeply regressive tax on the nation's populace. With 27 million people pushed into poverty, on the middle class enduring a lost decade of purchasing power, temporary macroeconomic stabilization is no longer sufficient. तो एक बहुत ही अच्छा आंसर अटेम्प्ट किया गया है, जहाँ पे स्पेसिफिकली स्पीकिंग जो फ्लो चार्ट और डायग्राम्स बनाए हैं वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, काम के हैं। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान का। जो कोटेशंस थी, जो डेटा थे, वो आप नोट डाउन कर लें और इनको रिमाइंड कर, मतलब इनको याद भी कर लें, ताकि अपने आंसर्स के अंदर वो अपने लिख पाएँ। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट दिस टॉपिक यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई टू एड्रेस इट, एंड इफ़ यू वांट मी टू कवर एनी टॉपिक वो भी बता सकते हैं आप। ठीक है, I will see you in another video. Till then, take care.